बिहार में किसकी बनने जा रही है सरकार, बस कुछ ही देर के बाद आपके सामने एक संकेत होगा, एक आकलन होगा। न्यूज 24 और टुडे चाणक्य के नतीजे क्या बताते हैं, जो हमने आंकड़े जुटाए हैं, बस बहुत जल्द आपको हम बताने जा रहे हैं। लेकिन मेरी बात को गौर से सुनिएगा। बिहार चुनाव अपने आप में इसलिए भी खास है क्योंकि 2014 के चुनाव के बाद जैसे ही नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा था, तब से बिहार चुनाव मोड में आ गया था। यानी करीब 1.5 साल से बिहार में चुनावी माहौल बना रहा और फिर विधानसभा चुनाव हुए। इस दौरान बिहार में करीब 3000, जी हां 3000 रैलियां और सभाएं बड़े नेताओं ने की हैं, जिनमें सबसे आगे हैं लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने 242 रैलियां की। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद जितने राज्यों में प्रचार किया, उसमें बिहार में सबसे ज्यादा उन्होंने रैलियां की। अकेले मोदी ने बिहार में 30 रैलियां की हैं। नीतीश कुमार की बात की जाए 220 रैलियां, सुशील मोदी ने 190 रैली की, रामविलास पासवान ने 143 रैली की और मांझी ने 162 रैलियां की। विनोद शर्मा जी, एक चीज तो बहुत स्पष्ट है कि कई बड़े नेताओं का बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है चुनाव में। देखिए, इसमें सबसे ज्यादा जो दांव पे लगा हुआ है वो प्रधानमंत्री का अपना व्यक्तिगत जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया इस इलेक्शन में। किसी प्रधानमंत्री को किसी भी प्रांत के लिए भारत के इतिहास में अभी तक इतना विस्तृत प्रचार करते हुए हमने नहीं देखा। ये कोई तोहमत नहीं लगा रहे हैं प्रधानमंत्री पे। मैं समझता हूं कि एक विचारणीय विषय है कि क्यों प्रधानमंत्री ने स्वयं इतनी भारी इन्वेस्टमेंट बिहार में की। मेरी नजर में ये जाता है, इस बात छोटा सा एक इतिहास है। अगर 2013 में आप जाएं, जब नीतीश जी ने उनके प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेचर पे अपनी प्रोटेस्ट जाहिर करते हुए अलायंस तोड़ दी बीजेपी के साथ, और उसके बाद बीजेपी ने परस्पर ये इल्जाम नीतीश कुमार पे लगाया कि वो आइडियोलॉजी के लबादे के तहत अपनी प्राइम मिनिस्ट्रियल एम्बिशन को परस्यू कर रहे हैं। और अब ये जो मुकाबला है, इसमें किसकी विंडिकेशन होती है, कौन सही और खरा उतरता है जनता के मिजाज के हिसाब से, वो कश्मकश है इस इलेक्शन में। और इस कश्मकश के, जैसे कि मेरे मित्रों ने कहा, भारत की राजनीति पे दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। जी जी जी, अपने दर्शकों को जरा लिए चलते हैं बिहार। हमारे साथ राजीव रंजन जी जुड़ गए हैं, जनता दल यूनाइटेड के आप प्रवक्ता हैं और आप खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं। राजीव जी, आपने भी चुनाव लड़ा है, ये जरा मुझे बताइए, पूरे देश में तो आप लोग बता रहे हैं कि माहौल खराब है, बिहार में क्या माहौल है, क्या स्थिति? देखिए, बिहार में तो लहर है, किसकी? नीतीश कुमार की और लालू जी की लहर है बिहार में। महागठबंधन एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रहा है। जो 4 चरणों के रुझान थे, हम आश्वस्त थे कि हम एक स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर चुके थे, और आज जो आखिरी चरण के जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें भी बड़ी संख्या में सीटें हम जीतने जा रहे हैं। तो पूरी तरह से ये बिहार बनाम दिल्ली का चुनाव बन गया था। बिहार की अस्मिता, बिहार का स्वाभिमान, और दूसरी तरफ से दिल्ली से ताबड़तोड़ रैलियों के बाद भी नरेंद्र मोदी जी बिहार में, चाहे वो जाति का राग अलाप रहे हों, धर्म का राग उन्होंने अलापा हो, भाषा के सवाल पर बिहार को बांटने की कोशिश की। चलिए, लेकिन जी, एक तरह से हम ये कह सकते हैं, ये अभी बड़ी बात आपको लगेगी, लेकिन वो एनडीए के लिए लायबिलिटी बन गए आखिरी दौर में। चलिए, मैं उसका जवाब लूंगा, विजय सोनकर शास्त्री जी से जवाब लूंगा। राजीव रंजन जी, एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मजबूरी है, लेकिन बिल्कुल छोटे में बताइएगा, आप जीत रहे हैं नहीं जीत रहे हैं? अखिलेश जी, मुझसे आवाज नहीं आ पाई राजीव जी की, क्या उन्होंने कहा? चलिए ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद में आऊंगा, विजय जी आपके पास भी आऊंगा और बाकी मेहमानों से भी बातचीत करेंगे। लेकिन अपने दर्शकों को एक बार फिर से याद दिला दें कि बस कुछ ही देर में आपके सामने नतीजे आने शुरू हो जाएंगे कि क्या है हमारे सर्वे के नतीजे, बिहार में किसकी बनेगी सरकार। एक छोटा सा ब्रेक फिलहाल। कई सोशल साइट्स और दूसरे माध्यमों पर न्यूज 24 टुडेज चाणक्य एग्जिट पोल के मनगढ़ंत नतीजे प्रसारित किए जा रहे हैं। न्यूज 24 आपको ये बताना चाहता है कि इन अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य एग्जिट पोल के नतीजे देखने के लिए आपको थोड़ी देर और इंतजार करना होगा। तो अब की बार किसका बिहार? नतीजे तो 8 तारीख को आएंगे, लेकिन उसका संकेत हम आपको आज ही बता देंगे। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, कुछ ही देर में न्यूज 24 और टुडे चाणक्य का सर्वे आपके सामने होगा कि बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है।
लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में वोटिंग का अब अंतिम आधा घंटा चल रहा है। ऐसे में वोटिंग अचानक से तेज हो गई है। बड़ी संख्या में लोग अभी भी वहां मतदान केंद्र पर मौजूद हैं, लाइन में लगे हुए हैं। आधे घंटे और बचे हैं, इस लिहाज से शाम 5 बजे बिहार में आखिरी चरण में 57 सीटों पर वोटिंग खत्म होने वाली है। 5वें चरण में आज सुबह बिहार में तेज मतदान हो रहा था, लेकिन बीच में मतदान की जो गति है थोड़ी धीमी हुई थी और एक बार फिर से अचानक अब तेज। और इस वक्त बिहार में क्या माहौल है, सीधे हम आपको बिहार लिए चलते हैं। पटना में बिहार विधानसभा परिसर से हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित कुमार जुड़ गए हैं। अमित के साथ वहां के लोग हैं, बिहार की जनता है और कई स्थानीय नेता हैं। अमित, और इस वक्त बिहार में क्या? जी अखिलेश, मैं बता दूं मैं विधानसभा में हूं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये बिहार की जो जमीन है ये पहचानी जाती है, जो सबसे बड़े कूटनीतिज्ञ में से एक माने जाते थे चाणक्य, उनसे जुड़ी हुई ये जमीन है और हम इस वक्त वही जमीन पर हैं। और आपको याद हो तो 2341 साल पहले चाणक्य ने एक भविष्यवाणी की थी कि नंद वंश का नाश होगा और मगध साम्राज्य का उदय होगा, और 2341 साल बाद बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों का वक्त आने वाला है। और अब यहाँ पर आप देखिए, इसे एक सहयोग कहिए कि जो भविष्यवाणी होगी, जो एग्जिट पोल होगा, वो कोई और नहीं बल्कि न्यूज 24 चाणक्य टुडे चाणक्य की तरफ से होगा, जो कि जिसे सबसे सटीक, सबसे विश्वसनीय माना जाता है। और वही न्यूज 24 टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल, जो कि अब कहा जाता है कि लोगों के मन को, लोगों के मत को अगर किसी ने सबसे अच्छे से पहचाना तो वो न्यूज 24 टुडे चाणक्य ने अपने एग्जिट पोल में पहचाना, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, लोकसभा से लेकर तमाम विधानसभा चुनाव में सबसे सटीक रहा। तो ये है, और हमारे साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पर तमाम जनता है, जो लोग हैं जो कि यहाँ पर जिन्होंने मतदान किया था वो है। इसके अलावा हमारे साथ कुछ गेस्ट भी हैं, जो हमारे साथ एक श्रवण अग्रवाल हैं जो कि हम पार्टी से हैं, इसके अलावा अशोक सिन्हा हैं जो कि आरजेडी से हैं, और इसके अलावा मनोज कुशवाहा जेडीयू से हैं, ये मंत्री भी हैं। तो ये तमाम लोग हैं यहाँ पर। इंतजार हर किसी को है कि क्या होगा एग्जिट पोल में। हम पूछेंगे क्या इंतजार कर रहे हैं चाणक्य एग्जिट पोल से। बैठ क्या बोलिए। हम लोग महागठबंधन की 240-43 सीटों पर भी जीत हो रही है। आप लोगों का हवाई निकल रहा है। हवाई कर रहा है। आप क्या इंतजार कर रहे हैं? लालू यादव ने बीजेपी को ओका बोका सिखा दिया। ओका बोका सिखा दिया। और आप बताइए क्या इंतजार है, क्या एग्जिट पोल का जब नतीजे आएंगे तो क्या निकलेगा? जंगल राज पार्ट 2 की खेल खत्म। जंगल राज पार्ट 2 की खेल खत्म। आप बताइए। प्रधानमंत्री जो है ना, पूरे की जो है आरजेडी का खात्मा हो जाएगा। खात्मा हो जाएगा। दो लोग दोनों तरफ से हैं, एक आरजेडी की तरफ से है, महागठबंधन से। हम अपने मेहमानों से ही पूछेंगे, श्रवण अग्रवाल से, हमसे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं जब खुलेगा? मतदान तो हो चुका है, अब अंतिम जो चरण है उसमें आधे घंटे बचे हैं, लेकिन जो एग्जिट पोल का होने वाला है, जो चाणक्य, जो कि सबसे सटीक, सबसे विश्वसनीय माना जाता है, न्यूज 24 टुडे चाणक्य एग्जिट पोल, क्या उम्मीद करते हैं उसमें से क्या निकलने वाला है आपके लिए? चाणक्य टुडे का देखिए, एग्जिट पोल का हम बहुत सम्मान करते हैं। हमारी पार्टी और एनडीए गठबंधन भी चाणक्य टुडे एग्जिट पोल का बहुत सम्मान करता है। बहुत विश्वसनीय एग्जिट पोल चाणक्य टुडे का रहता है। और निश्चित रूप से जो आप थोड़े ही देर में जो दिखाने जा रहे हैं एग्जिट पोल बिहार चुनाव का, निश्चित रूप से हमको पूरा विश्वास है, हमारी पार्टी को पूरा विश्वास है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अशोक सिन्हा जी, आप बताइए क्या एग्जिट पोल आपके पक्ष में होगा, महागठबंधन के पक्ष में? क्या उम्मीद है आपको? अब चाहे जो भी एग्जिट पोल आप दिखा लें, ये हकीकत है कि 243 में से कम 150 से 55 150 जेडीयू से। बताइए मनोज कुशवाहा जी, क्या होगा? माइक लेके बात। तमाम लोगों को धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा। आज जो एग्जिट पोल की आप यहाँ सवाल उठाए, चूंकि यहाँ जो भी अभी हमारे बीच बैठे हैं, जनता के बीच हमको लगता है कि कोई लोग गए नहीं। जो महान मतदाता मालिक है, उनके पास हम चुनाव लड़के आ रहे हैं। सबसे बड़ी जो अंडर करंट महिलाओं में देखा गया, हमारे महिला मतदाता में, इससे साबित हो रहा है कि 175 प्लस हम लोग का महागठबंधन का होगा। आरजेडी की तरफ से 150 और जेडीयू का कहना है कि 175। आप एक चीज बताइए, एग्जिट पोल पे कितना भरोसा, क्योंकि सबसे विश्वसनीय कहा जाता है कि चाणक्य टुडे चाणक्य न्यूज 24 पे, इसके कितना भरोसा कर रहे हैं, कितना उम्मीद है इस एग्जिट पोल पे? एग्जिट पोल पर है, ठीक है, भरोसा है। आप बताइए क्या लगता है, क्या नतीजे होंगे? भरोसा सही है।
सही है। चलिए अमित, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगा, वहां पर आप उन लोगों से बात कीजिए यहाँ, लेकिन स्टूडियो में जो हमारे साथ मेहमान हैं, जरा उनसे भी मैं समझने की कोशिश करता हूं जो भी नतीजे आएंगे उसका आखिर क्या मायने मतलब होने जा रहा है और देश की राजनीति पर, बिहार की राजनीति पर आने वाले दिनों में इसका क्या असर पड़ेगा। राहुल देव जी, आपके लिहाज से यह चुनाव किन मायनों में यादगार होने जा रहा है? देखिए, एक तो इस यादगार इस मायने में होगा कि एक ऐसी पार्टी जो अब तक बिहार की राजनीति में धुरी की पार्टी नहीं रही है, यानी भारतीय जनता पार्टी, वो उस पर शासन करने की तैयारी के साथ और उस घोषित महत्वाकांक्षा के साथ चुनाव लड़ रही है। इस मामले में यादगार रहेगा, जैसा विनोद ने कहा, कि एक प्रधानमंत्री ने जिस तरह से यहाँ पर राज्य एक विधानसभा चुनाव में जिस तरह के प्रचार किया है, जिस तरह से अपने को झोंका है, लगाया है, वो हमें याद नहीं पड़ता कि पिछली हमारी स्मृति में ऐसा कभी हुआ है जी। और जिस अपनी एक तरह से पूरी निजी उन्होंने साख दांव पर लगा दी है बिहार पर, तो ये उचित था या नहीं था, उनके राजनीतिक लॉन्ग टर्म राजनीतिक हित में है या नहीं है, ये तो एक बात का प्रश्न है और नतीजों से इसका तय होगा। लेकिन ये एक नया अनूठा इस बार वो रहा, तो मुख्य कैंपेनर, मुख्य प्रचारकर्ता एनडीए की ओर से केवल वही थे, बाकी सारे जो नेता थे वहां के, वो बिल्कुल दूसरी क्या तीसरे दर्जे की उस पर भी, सीढ़ी पर भी नजर नहीं आए ज्यादा। तो ये और एक तरफ, दूसरी तरफ उनके साथ सामने नीतीश कुमार थे और कह ले कि वहां लालू भी नेपथ्य में रहे। लेकिन ये दो असमान पदों वाले लोगों का, लेकिन बहुत जो मजबूत व्यक्तित्व है, उनकी एक निजी लड़ाई के रूप में भी इसको याद रखा जाएगा। और तीसरी बात तो यह है कि हम जानते हैं कि राष्ट्रीय राजनीति पर बिहार के इन नतीजों का जो असर होने वाला है, उसका नरेंद्र मोदी सरकार के परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा, उसके देश की अर्थव्यवस्था पर और आर्थिक नीतियों पर, आर्थिक कदमों पर इस सरकार द्वारा जो उठाया जाएगा, और राजनीतिक रूप से पड़ेगा। चलिए, अपने दर्शकों को जरा सुनवाते हैं। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का एक बयान अभी आया, सुनिए क्या कह रहे हैं वो। धन्यवाद जी। मैं 8 तारीख को बोलूंगा। धन्यवाद जी। मैं 8 तारीख को बोलूंगा। शंभू जी, अगर इस वक्त अमित शाह ये बयान देते हैं कि मैं 8 तारीख को बोलूंगा, इसका कुछ खास अर्थ हो सकता है क्या? नहीं, अब 8 का इंतजार क्यों? अब असल में अब बोलने के लिए क्या है, प्रचार वगैरह खत्म हो गया, तो अब 8 को ही बोलना पड़ेगा। 8 को खैर वो क्या बोलेंगे, 8 को तो जनता ही बोलेगी जो कुछ बोलेगी, उनको सुनना पड़ेगा। वो श्रोता की मुद्रा में होंगे, वक्ता की मुद्रा में नहीं होंगे। फैसला जो भी जनता का होता है। बट ये सही है कि मेहनत तो अमित शाह ने भी किया है, बट उनकी मेहनत का कितना असर वहां होगा बिहार में, थोड़ा बहुत तो फीडबैक, नेता जब फर्स्ट हैंड कांटेक्ट करता है तो थोड़ा बहुत उसको फीडबैक मिलता है। अब ये उत्तर प्रदेश बिहार में दोहरा पाएंगे कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश की सारी क्रेडिट अमित शाह ने ली थी कि हमने चुनाव वहां जितवाया। हालांकि जिस बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में बीजेपी चुनाव जीती थी लोकसभा का, उसका अनुमान अमित शाह को भी नहीं था। और बीजेपी का कोई नेता दावे के साथ ये नहीं कह पा रहा था कि हमको इतनी सीटें मिलेंगी, बट उतनी सीटें उसको मिली और उसके अनुमान के विरुद्ध जाके। तो बिहार में वैसा मैं कुछ कमेंट लेता हूं विजय सोनकर शास्त्री जी से, बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, क्या वजह है? आप तो बोल रहे हैं कि भारी बहुमत के साथ बीजेपी वहां पर जीत रही है, लेकिन आपके पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं मैं 8 तारीख को बोलूंगा। नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। वो तो उठते हुए बहुत सारी चीजें बोलने के बाद वो उठते हुए उनसे कुछ पूछा गया तो शायद उन्होंने कहा कि अब 8 तारीख को भी बात होगी। मैं कुछ बातें मैंने सुना है, मैं जरूर उस पर टिप्पणी करना चाहूंगा। हमारे बड़े भाइयों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं, खास तौर से प्रधानमंत्री जी के संदर्भ में ये बातें कही कि उन्होंने बहुत ज्यादा वहां पर कैंपेनिंग किया। अखिलेश जी, आप ये बताइए कि 80 लाख वहां हमारे पार्टी के सदस्य हैं, 31 सांसद हैं वहां पर, और इतना ही नहीं, वहां पर देखा जाए तो प्रधानमंत्री की जो भी रैली हुई है, हर एक रैली में 3 लाख से, किसी भी रैली में 3 लाख से कम भीड़ नहीं हुई है। यानी एक तरह से ये देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी अगर जाते हैं, पहले तो गए, एक बार कुछ गैप था, कुछ प्रोग्राम उनके थे तो उसमें नहीं गए,
तो लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी अब नहीं आ रहे हैं, जब जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी क्यों आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसका ये मतलब भी तो है ना प्रधानमंत्री नहीं है विजय जी, इसका तो फिर ये मतलब भी है ना अरुण जी, आपसे मैं चाहूंगा इस पर एक कमेंट। हाँ, मैं आता हूं आपके पास। सब कुछ प्रधानमंत्री का ही दाव करें, हर तरफ से बात प्रधानमंत्री की हो रही है। बोलूं? हाँ जी, देखिए, इसको अगर दूसरे रूप में देखिए, थोड़ा सा लिबरल होके देखिए, तो हम लोगों का जो फीलिंग है, हम लोग जो बिहार में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, बिहार को बिलोंग करते हैं, पूरा का पूरा ऐसा लगा कि जैसे बिहार पिछले कुछ महीनों से चुनाव के पीरियड में चुनावी उपनिवेश बना दिया गया, उसको कैप्टिव, बंधक, उस पर जैसे लग रहा है कि कोई अटैक हुआ है। उस तरह से पूरा चुनावी माहौल का शुरुआत हुआ और आज तक उसी ढंग से वो पूरा चलता रहा, जैसे बिहार कोई चुनाव का चरागाह हो, उस तरह का एक सिचुएशन बना। मैं एक बिहारी के रूप में भी, इसको एक जर्नलिस्ट के रूप में भी बहुत जिम्मेवारी से बोल रहा हूं। और अगर आप 160 सीट लड़ते हैं और आप 24 सभाएं करते हैं, तो इंटू 6 कीजिए या इंटू 4 कीजिए, कंस्टिट्यूएंसी जो टच होता है उसमें, तो आप जोड़ लीजिए, आप लगभग सारी जगह चले गए हैं। इस तरह से लोकल चुनाव है, लोकल बीजेपी को लोकल वहां के लीडरों से लड़ना था, न कि भी लड़ रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए वहां पर 243 सीट पर लड़ रही थी, उसको 160 सीट पर आप कैसे देख सकते हैं? नहीं, आपकी पार्टी के बारे में हम बोल रहे हैं कि आप, दूसरा ये है कि इसको लेकर एक बहुत बड़ी फीलिंग भी है वहां। आप लोग की देखने की नजरिया क्या है कि जहां एनडीए लड़ रही है? चलिए हम नजरिए पे बात करेंगे ब्रेक के बाद, मजबूरी है एक। विजय जी, एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, लेकिन वोटिंग परसेंटेज अगर बढ़ता है उसका क्या मतलब है, ये हम अपने सहयोगी रमन से भी समझेंगे। एक ब्रेक के लिए छोटा सा हम रुक रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल जरूर देखिए, कुछ ही देर में आपके सामने होंगे नतीजे।